नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। अब हम न्याय दर्शन के दूसरे प्रमाण अनुमान पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। इसको चार्वाक ने कहा था, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए न्याय दर्शन ने 4 प्रमाणों का उल्लेख किया है और उसमें दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। न्याय दर्शन का लक्ष्य है कि प्रमाणों के माध्यम से अगर हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तभी हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अब इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए न्याय दर्शन प्रमाणों में अनुमान प्रमाण की चर्चा करता है। अनुमान, ठीक, जैसा कि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अनु मतलब पश्चात, ठीक, मान मतलब ज्ञान। तो जो ज्ञान बाद में जो ज्ञान प्राप्त हो उसे अनुमान कहा गया। इसे हम लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष के आधार पर जो अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहा जाता है। इसके महत्व को इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि मान लिया कि बहुत दूर धुआं उठ रहा है, उस धुएं को देखकर लोग आसानी से कह सकते हैं कि लगता है कि वहाँ पर आग लगी होगी। तो वहाँ पर आग लगी है, इसका ज्ञान कैसे होगा? वहाँ पर आग तो दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो आग का ज्ञान कैसे हो रहा है? धुएं को देखकर आप आग का अनुमान कर रहे हैं। तो धुएं का प्रत्यक्ष हो रहा है और उस प्रत्यक्ष के आधार पर जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अग्नि का ज्ञान हो रहा है। तो इसे कहा जाता है पाश्चात्य ज्ञान, मतलब सीधे नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट ज्ञान हो रहा है। इसी आधार पर जो प्रत्यक्ष धुएं का हो रहा है उससे अप्रत्यक्ष का ज्ञान अनुमान कहा जाता है। इस आधार पर देखें तो अनुमान की एक परिभाषा के तौर पर पहला अनुधनमान, तो पहला हो गया कि जो परिभाषा के तौर पर पाश्चात्य ज्ञान, बाद का प्लस ज्ञान। तो बाद के ज्ञान को इन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान के तौर पे परिभाषित किया है। इसका तत्व पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलकम, मतलब क्या है कि इसे प्रत्यक्ष मूलकम, जिसमें प्रत्यक्ष शामिल हो ऐसा ज्ञान। तो इसी शाब्दिक अर्थ को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है कि प्रत्यक्ष मूलकम ज्ञान के तौर पे आता है। इसी को एक अन्य न्याय दार्शनिक ने परामर्शजन्य ज्ञान अनुमिति, मतलब परामर्शजन्य ज्ञान, ठीक, इसी को अनुमिति अनुमान कहा गया। परामर्श ज्ञान मतलब सीधे ज्ञान नहीं हो रहा है, आपको भाई धुआं दिखाई दे रहा है, फिर आपको ये पता है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। इसका अर्थ क्या हो गया कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, देखो धुआं दिखाई दे रहा है, उसे हम आग के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। तो इसे कहा गया कि यह परिभाषा अच्छी है, परामर्शजन्य ज्ञान मनुमिति। अब ये मुख्यतः इसके परिभाषा और संक्षेप में परीक्षा में सीधे है कि अनुमान मतलब प्रत्यक्ष के आधार पर जो अप्रत्यक्ष का ज्ञान है उसे अनुमान कहा गया। और ये अलग, मेरे ख्याल में न्याय दर्शन ने अलग अलग जितने दार्शनिक हुए हैं उन्होंने अनुमान को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन मुख्यतः सबका सारांश यही है, प्रत्यक्ष के आधार पर जो अप्रत्यक्ष का ज्ञान होगा उसे अनुमान कहा गया है। अब इसके आगे इसमें कहा जाता है अगर पूरे अनुमान को देखा जाए तो यह मुख्यतः 5 अव्यय इसमें आते हैं। जैसे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब क्या सिद्ध कर रहे हैं आप। इसको उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि जैसे पर्वत पर, अगर एक उदाहरण हम लोग मानक उदाहरण लें, देखिए दर्शन शास्त्र में ये अच्छी बात है फिलॉसफी के अंतर्गत कि आपको परीक्षा में उदाहरणों को नहीं बदलना होता। जिस उदाहरण से जिसने जो चीज जो वस्तु सिद्ध की है या जो सत्ता सिद्ध की है, आपको परीक्षा में उसी तरह के उदाहरणों का उल्लेख करना चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण है प्रतिज्ञा, तो वो हम वही उदाहरण ले रहे हैं जो उदाहरण न्याय दर्शन ने सिद्ध किया है। पहला है प्रतिज्ञा, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पर्वत पर अग्नि है, ये प्रतिज्ञा है, मतलब ये सिद्ध कर रहे हैं। हेतु कैसे जाना आपने? इसलिए जाना क्योंकि पर्वत पर धूम है, कोई पर्वत पर धुआं दिखाई दे। उदाहरण क्या है कि जहां जहां धूम है, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। ये उदाहरण मिलते हैं जिसको आगे व्याप्त करते हैं। उपनय उसी को स्थापित किया, क्या किया कि पर्वत पर धूम है, और निगमन फाइनल टच किया, निष्कर्ष क्या आया? पर्वत पर अग्नि है। तो बहुत अच्छी तरह से न्याय दर्शन ने ये सिद्ध किया है कि 5 स्टेप का अलग अलग ढंग से पालन करना पड़ता है। इस 5 में 3 चीज आ रही है किसी भी अनुमान में। पक्ष कहां पर, तो पर्वत पक्ष हो गया। साध्य क्या हुआ, हमें सिद्ध क्या करना है?
अग्नि, और हेतु क्या है, धूम। तो पर्वत अग्नि धूम, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, और जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, और पर्वत पर अग्नि। तो देखिए इसमें तीन है। पक्ष क्या है, कहां सिद्ध हो रहा है, पर्वत पर। साध्य क्या है, अग्नि सिद्ध करना, और हेतु क्या है, धूम होता है। इस तरह से यह अनुमान का स्वरूप तय होता है। इसके 5 अव्यय को अगर हम लोग इसको एक उदाहरण से और समझ लें, ठीक। अभी बना कैसे स्वरूप, पर्वत पर अग्नि है, ठीक, ये सिद्ध किया गया, ठीक। क्यों, क्योंकि पर्वत पर धूम है। फिर उदाहरण क्या मिला, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। पर्वत पर धूम है, इसलिए फाइनल टच क्या हुआ, पर्वत पर ठीक। ये 5 पार्ट हैं जिसके पार्ट के तौर पर, और न्याय दर्शन की एक लॉजिक के तहत ये कह रहे हैं कि इसे परोक्ष प्रत्यक्ष, मतलब किसी और को, जैसे अपने को समझाना हो अनुमान के प्रकारों में, अगर स्वार्था परार्था, स्वार्था अपने लिए, न्याय दर्शन कहता है अगर आपको अपने लिए अनुमान करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वार्थानुमान दूसरे के लिए करना है तो एक निश्चित क्रम का पालन करना पड़ेगा, और ये क्रम इसी तरह होगा। तो ये इनका स्वरूप तय होता है, और स्वरूप के आधार पर इन्होंने इसे सिद्ध करने का प्रयास किया है। अब अगले स्टेप में देखें कि अभी ये तो पहला स्टेप हुआ अनुमान का, लेकिन अब अनुमान ऐसे जैसे दर्शन शास्त्र जिन्होंने नहीं पढ़ा है या फिलॉसफी में बहुत गहराई से नहीं गए, तो अनुमान और कल्पना में फर्क होता है। शुरू में मैंने चर्चा किया था कि जब प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, और प्रमाण का मतलब हो गया यथार्थ ज्ञान का साधन। अब अनुमान प्रमाण के तौर पे प्रस्तुत हो रहा है यहां पर, ये प्रमाण है, प्रमाण का अर्थ ये हो गया यथार्थ ज्ञान का साधन है। तो कल्पना से कैसे अलग होगा, इसका तो कोई भी दूर से कह सकता है कि भाई दूर से कह रहा है कि वहां पर धुआं दिखाई दे रहा है, लगता है वहां पानी है। तो इसलिए अनुमान प्रमाण की जो प्रामाणिकता है वो इस पे टिकी है। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, तो जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, यही इसका ये लाइन है। अगर ये सिद्ध है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है तो ये लाइन सही होगा। अगर ये सिद्ध नहीं है कि जहां जहां धूम वहां अग्नि है नहीं है, तो ये पूरा गलत हो जाए। यही वो है जिसकी वजह से अनुमान प्रमाण बनता है, इसलिए इसे अनुमान का प्राण कहा जाता है, और इसी को व्याप्ति संबंध कहते हैं। ये व्याप्ति परीक्षा में देखा होगा आपने कि व्याप्ति को अलग से कई बार पूछा गया है। तो व्याप्ति, अगर ये व्याप्ति संबंध है तभी यह अनुमान कहला रहा है। अनुमान प्रमाण तभी है जब ये व्याप्ति संबंध होता है। इसको थोड़ा सा और विस्तार समझते हैं। जैसे जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। ये धूम अग्नि में व्याप्त है, इसलिए धूम अग्नि में व्याप्त है, इसलिए जहां धूम दिखाई देगा तो अग्नि का अनुमान लगाया जा सकता है, इसीलिए इसे व्याप्ति संबंध कहते हैं। यद्यपि इसके लिए
दो चीजों का होना अनिवार्य है, नियत और सहचर्य साथ साथ रहे और हमेशा रहे। इससे व्याप्ति संबंध का, अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो आप धुएं देखो अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, वो हमेशा साथ साथ दिखाई देते हैं, तो मान लो शाम को टहलते हुए एक दिख गया तो आप कह सकते हैं यार एक दिख रहा है, देखो दूसरा कहीं टहल रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नियत सहचर हमेशा साथ साथ दिखाई देते हैं, तभी हम अनुमान लगा सकते हैं। इस अनुमान के व्याप्ति संबंध के दो है, एक समव्याप्ति, एक विषम व्याप्ति। ये व्याप्ति के प्रकार कह सकते हैं। सम, जहां पर ये स्थान देखिए, इसमें जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इसका आप स्थान नहीं बदल सकते। धुएं को देख तो आग का अनुमान क्या सकता है, लेकिन आग को देख के धुएं का अनुमान नहीं कर सकते, इसलिए इसको विषम व्याप्ति कहते हैं। समव्याप्ति, विषम मतलब जहां स्थान बदलने पर भी अर्थ में परिवर्तन करना पड़े तो सब विषम व्याप्ति। समव्याप्ति जहां स्थान बदलने पर उसका अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे विषम व्याप्ति का उदाहरण तो ये हो गया। समव्याप्ति का सभी प्रमेय अभिधेय हैं। अभिधेय मतलब जिसको सिद्ध किया जा सके, और सभी अभिधेय प्रमेय। अब इसमें क्या है, सभी प्रमेय अभिधेय, सभी प्रमेय सिद्ध हो सकता है, और जो सिद्ध हो सकता है वो प्रमेय है, तो इसका स्थान बदलने पर अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस तरह व्याप्ति संबंध अनुमान का प्राण कहा जाता है, ठीक। और इसके लिए सामान्य परिभाषा दो शब्द है, दो वस्तुओं के बीच नियत साहचर्य संबंध। अब इसको न्याय दर्शन ने इसकी प्रामाणिकता के लिए एक बहुत व्यापक तौर से इन्होंने ये अलग अलग शर्तों का उल्लेख किया गया है। इन्होंने 7 शर्तें हैं। इनका कहना है कि जैसे धूम और अग्नि प्रमाणों की शुचिता के लिए इन्होंने प्रमाणों की शुचिता के लिए इन्होंने 7 तरह की शर्तें की हैं। यहां अगर हम लोग उदाहरण मान लें, धूम और अग्नि, अब इसमें 7 शर्तें होंगी तो पालन। पहला क्या है, अन्वय। मतलब पॉजिटिव उदाहरण कि जहां जहां धुआं हो वहां वहां अग्नि होनी चाहिए, तो अन्वय पॉजिटिव उदाहरण। जहां धूम हो वहां अग्नि हो। अभी देखिए ये अन्वय है, और इसका व्यतिरेक क्या है, जहां जहां अग्नि नहीं वहां धूम नहीं। अब देखिए यहां पर ये अन्वय, ये व्यतिरेक, दो शर्तें, बड़े सरल ढंग से शर्तें हैं। जहां अग्नि है वहां पर धुआं है, साथ साथ माना जाता है, लेकिन शर्त क्या, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, अन्वय पॉजिटिव, और जहां अग्नि नहीं है वहां पर धुआं नहीं है, तो ये अन्वय व्यतिरेक, ये दो शर्तें। अब इसी को मिला दिया जा रहा है, तो अगर पहले उदाहरण को मिलाकर दूसरे उदाहरण को मिलाकर, तो ये तीसरी शर्त अन्वय व्यतिरेक। मतलब निष्कर्ष क्या आया, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होनी चाहिए, और जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं होना चाहिए। तो ये 3 शर्त, पहला दूसरा तीसरा। अब व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब होगा, उसका मतलब उल्लंघन, मतलब इस नियम का कहीं उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इन दो नियमों का। मतलब जहां जहां धुआं है वहां वहां, एक बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि धुआं तो हो लेकिन वहां पर आग ना हो, तो इसे कहा जाता है व्यभिचार का आदर्शन कहा गया। आदर्शन का मतलब व्यभिचार, पूरी शर्त यह है व्यभिचार का आदर्शन, मतलब कहीं इस नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए कि अगर एक बार भी ऐसा हो गया कि धुआं बिना अग्नि की हो गया तो व्याप्ति संबंध गलत हो जाएगा। फिर उपाधि, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। शर्त होने का, इसको अगर हम लोग समझें, जैसे धूम
और अग्नि। ये अनुमान क्यों हम सही लगा लेते हैं? क्योंकि धुआं है तो आग होगी होगा, लेकिन इसका अग्नि से धुआं निकलने के लिए कुछ शर्तों का है। शर्त क्या है? लकड़ी जैसे लकड़ी गीली होनी चाहिए, या इस तरह कोई चीज, अगर लकड़ी है वो गीली होनी चाहिए, या फिर कभी कभी आप देखिए आग जल रही है तो जरूरी नहीं कि उसमें धुआं निकले। इसलिए धूम और अग्नि के बीच व्याप्त संबंध नहीं होता। ठीक, अग्नि से जरूरी नहीं कि धुआं निकले, लेकिन धुआं है तो अग्नि। क्यों? क्योंकि यह शर्त है। यहां पर दो लोगों में शर्त रहित संबंध नहीं हो, शर्त रहित संबंध होना चाहिए। अगर दो लोगों में शर्त रहित संबंध है तभी एक को देख के दूसरे अनुमान लगा सकते हैं। अगर कोई शर्त है, कोई लॉजिक, मतलब उसके प्रति कोई कारण है, तब एक के बाद दूसरे अनुमान ले सकता। मान लो दो दोस्त हैं, आप हमेशा साथ साथ देखते हो, लेकिन आपको यह पता चले जब शाम को सब्जी लेने निकलते हैं तो दूसरा दोस्त साथ नहीं जाता है। ये शर्त है। अगर ये शर्त आपको नहीं पता है, अगर ये शर्त है, तो फिर व्याप्त संबंध गलत हो जाएगा। तो उपाधि कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। लकड़ी से अग्नि से धुआं निकलने के लिए शर्त होती है, इसलिए अग्नि को देख के धूम का अनुमान नहीं हो सकता। लेकिन धुआं है तो अग्नि रहेगी, इसके लिए कोई शर्त नहीं हो सकती। इसका अंतर देखिएगा। इसीलिए यहां से यहां नहीं जा सकते। व्याप्त संबंध इनके बीच है, इनके बीच व्याप्त संबंध नहीं होता। और फिर सामान्य लक्षण, सामान्य विशेषता होनी चाहिए। धुएं की सामान्य विशेषता है कि वह अग्नि से निकलता है। सामान्य लक्षण सभी प्रत्यक्ष में आया था। और फिर तर्क, लेकिन सब के बावजूद तर्क से भी खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कहे कि भाई हम कैसे माने कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, तो तर्क कर लो कि कोई भी एक ऐसी जगह दिखा दो जहां पर धुआं तो हो लेकिन वहां पर आग नहीं हो, तो तर्क से भी बाधित नहीं होना चाहिए। अगर तर्क से खंडित कर जाए, अगर कोई सामने वाला, आपके पास तर्क होना चाहिए। कि तर्क क्या होना चाहिए? बड़ा सरल सा, कि भाई अगर मेरी बात गलत है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो ऐसी जगह एक भी दिखा दो धुआं तो हो लेकिन आग ना हो। इस तरह ये 7 शर्तों का उल्लेख कर, शर्तों का होने पर ही व्याप्त संबंध सही होगा और अनुमान प्रमाणिक हो जाएगा। इससे अंदाजा लगता है कि न्याय दर्शन अपने प्रमाणों को लेकर कितना अधिक जागरूक है। अब इसके अनुमान का जो अगला हिस्सा, अंतिम हिस्सा जो आता है पक्ष के तौर पर, वो आता है अनुमान के अलग अलग प्रकारों का मिलता है। अनुमान के भाई प्रयोजन के दृष्टिकोण से, भाई आप अपने लिए अनुमान कर रहे हैं या फिर दूसरे के लिए अनुमान कर रहे हैं, इसके हिसाब से भी हो सकता है। प्राचीन अनुमान में भी मुख्यतः अगर हम लोग इसके अलग अलग कैटेगरी को देखें तो अनुमान की बहुत सारी परिभाषा, मतलब बहुत सारे भेद अलग अलग मिल जाते हैं। लेकिन इसको हम लोग संक्षेप में 3 दृष्टियों से इसका विचार कर सकते हैं। और ये जो 3 दृष्टि है प्राचीन की है। देखते हैं हम लोग अनुमान के प्रकारों को, कि अनुमान के अलग अलग कितने तरह के भेद हैं। और इन भेदों की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो मुख्यतः इसमें 3 प्रकार किए गए। प्रयोजन के दृष्टिकोण से, जैसा कि शुरू की क्लास में इस अनुमान प्रमाण जब हम लोग शुरू कर रहे थे तब हमने चर्चा की थी कि स्वार्था खुद के लिए, परार्था अपने लिए। न्याय दर्शन कहते हैं जब स्वयं के लिए किया जाता है तो किसी क्रम की आवश्यकता नहीं होती, और परार्था जब अन्य के लिए किया जाता है तो इसमें पूरे 5 अवयवों की आवश्यकता रहती है। जैसे जहां जहां, जैसे आपने कहा ना कि जैसे अगर आपने अपने लिए समझना है तो कोई क्रम नहीं, आपने धुएं को देखा और आपने आग का अनुमान के लिए किसी और को समझाना है तो आपको उस क्रम पद्धति का पालन करना पड़ेगा। कि प्रतिज्ञा के तौर पे आना पड़ेगा, पर्वत पर धूम, पर्वत पर अग्नि है। क्यों? कोई पर्वत पर धूम है, जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। पर्वत पर धूम है इसलिए पर्वत पर अग्नि, इसके लिए क्रम की आवश्यकता नहीं रहती है इसमें, लेकिन इसमें आपको क्रम का पालन करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो प्राचीन न्याय सूत्र है उसमें मुख्यतः सबसे अधिक जो चर्चा है या परीक्षा में जो समय रहता है, अगर आपके पास समय कम है तो अगर आप प्रकारों में सिर्फ ये 3 का भी उल्लेख कर देते हैं तो पर्याप्त होता है। पूर्ववत, पहले से अनुमान कर लेना। काली काली घटा घिरी हुई है, उसको देखकर पहले से अनुमान कर, पूर्ववत पहले से अनुमान कर लेना कि यहां पर बारिश हुई होगी, तो पूर्ववत। फिर शेषवत, शेष अनुमान
जो कुछ शेष है, जो कुछ हमारे सामने है, उसके आधार पर अनुमान किया जाता है। ये भूतकाल, जैसे आप सुबह उठे, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, भरे हुए गड्ढों को देख अनुमान करना कि रात में बारिश हुई होगी। क्यों? जब जब बारिश होती है तो गड्ढे भर जाते हैं, यहाँ गड्ढे भरे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मतलब रात में बारिश हुई होगी। फिर दूसरा सामान्योद्दिष्ट, दो वस्तुओं की, दो घटनाओं की जो हमेशा साथ साथ होती रहें। जैसे कि अगर किसी के जानवर की सींग होगी तो उसके खुर बीच से दो भागों में बटे होंगे, तो जानवर की सींग देखकर अनुमान करना कि इसके खुर जो है वो दो हिस्सों में बटे होंगे, तो इसको सामान्योद्दिष्ट अनुमान। जैसे कहते हो हमने सींग देख लिया, आप कहते हो सींग है तो उसके खुर जो है वो जानवर के दो हिस्सों में बटे होंगे, फटे होंगे बीच से। उसको सामान्योद्दिष्ट शाश्वत जो हमारे सामने है उसके आधार पर जो हो चुका है उसका अनुमान करना, पूर्ववत पहले से अनुमान कर लेना। इसे फिर जो नव दार्शनिक आए, इन्होंने इसको और व्यवस्थित करते हुए इसको एक अलग ढंग से अन्वय व्यतिरेक के आधार पर परिभाषित किया। जैसे पॉजिटिव, जहां जहां धूम है वहां अग्नि है। ठीक, अब ये उदाहरण क्या है? ये व्यतिरेक, जहां अग्नि नहीं है वहां धूम नहीं है। ये अन्वय, ये व्यतिरेक, और इसी को मिला के जब दोनों उदाहरणों के एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि, जहां अग्नि नहीं है वहां धूम नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? धूम और अग्नि में अनुमान कर सकते हैं। तो देखिए संक्षेप में, परीक्षा में इतना टाइम नहीं रहता है, जब फुल प्रश्न आता था 800-9 शब्दों लिखने में तभी, लेकिन फिर भी इसको हम लोग अनुमान को हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझ सकते हो। तीन भेद मुख्यतः भी प्राचीन में पूर्वज शेषस सामान्योद्दिष्ट और आधुनिक में केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेक के तौर पर माना जाता है। तो इस तरह इसमें प्रकारों का उल्लेख मिलता है। देखिए इसकी आलोचना के तौर पर अगर हम लोग देखें तो अभी तक पक्ष हमने देखा। पक्ष में जब भी आपको अनुमान को प्रस्तावना, क्यों अनुमान की प्रमाणिकता की बात की, इसका स्वरूप क्या, अनुमान की परिभाषा हुई, अनुमान की परिभाषा के बाद हम लोगों ने व्याप्ति पे चर्चा की, क्योंकि अनुमान को प्राण व्याप्ति कहा जाता है, व्याप्ति की चर्चा हुई। इसके बाद हम लोगों ने देखा व्याप्ति के बाद अलग अलग हिस्सों में कि उसके प्रकार। अब हम इसका जो अंतिम हिस्सा है आलोचना, अनुमान की आलोचना मुख्यतः दो तरीके से हो रही है, एक चरवाक के द्वारा की जा रही है, एक शंकराचार्य। ये जो अनुमान हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अनुमान की आलोचना, इसको संक्षेप में यहाँ बताया जा रहा है। यही विस्तार से चरवाक दर्शन के चैप्टर में अनुमान की प्रामाणिकता का खंडन चरवाक कैसे कर रहे हैं। इसलिए एग्जाम में, परीक्षा में अगर ये आता है कि चरवाक अनुमान की प्रामाणिकता खंडन किस तरह कर रहे हैं, तो यहाँ से नहीं लिखना है, इसको आपको आगे चरवाक वाले चैप्टर से लिखना पड़ेगा। परीक्षा में अगर न्याय दर्शन का अनुमान पूछ रहा है तो संक्षेप में चरवाक का उल्लेख आता है। यह चरवाक की आपत्ति है कि अनुमान प्रमाण की प्रामाणिकता संदेह युक्त है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि अनुमान प्रमाण ये प्रत्यक्ष की तरह 100% सही नहीं होता है, संदेह, कभी सही होगा कभी गलत होगा। अगर इनका जो अगर मुख्य जो आपत्ति थी उनका, जैसे इनका जो प्राण, जैसे व्याप्त संबंध, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। इनका कहना है जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। ये पता कैसे चला? क्योंकि हमारे में क्षमता नहीं है कि हम पूरे संबंध को देख सके। जब हम इसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं तो हम इस अनुमान को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये मन की अटकलें हैं, कभी कभी दो घटनाओं को साथ होते हुए देखते हैं तो हम उनके बीच संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो ये चरवाक संग्रह, ये संक्षेप में यहाँ बताया जा रहा है। परीक्षा में आपको न्याय दर्शन में एक ही दो संक्षेप में आलोचना लिखनी पड़ती है। हाँ, अगर कभी चरवाक का खंडन आए तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं करना है, वो आपको चरवाक वाले
दूसरा छोटा सा शंकराचार्य का आपत्ति थी कि इन्होंने जो 7 शर्तें बताई हैं, 7 शर्तें जो हैं इतनी आवश्यक नहीं है। इन्होंने कहा है कि अनावश्यक व्याप्ति को क्रिटिकल बना दिया गया, बस आप दो भी पर्याप्त है, नियत और साहचर्य संबंध। तो इसके लिए अलग अलग 7 शर्तों की आवश्यकता नहीं। बहुत इसे तदुपत्ति कहते हैं कि तदुपत्ति मतलब अगर व्याप्ति को आप पढ़ा जिसके द्वारा, तदुपत्ति इसके द्वारा मतलब इसके होने पर यह उत्पन्न होने की शर्त। इसलिए कहते हैं तदुपत्ति और प्रतिसमुत्पाद के आधार पर वह सिद्ध करना चाहते हैं। भाव सिर्फ ये है कि जो चाहे शंकराचार्य हो चाहे बौद्ध दार्शनिक हो, इनकी आपत्ति यह है कि व्याप्ति के लिए बहुत ज्यादा शर्तों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 2 शर्तों से काम चल सकता है। इन आलोचना के साथ चरवाक की सबसे ज्यादा कहते हैं कि सटीक आलोचना रही, जिसमें उन्होंने अनुमान की प्रामाणिकता खंडन किया और कहे अनुमान को स्वीकार करो। चरवाक कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुमान को प्रमाण के तौर पर नहीं मान सकते, क्योंकि ये हमेशा सही नहीं होता है। फिर भी अनुमान के प्रमाण को, चरवाक को छोड़कर जितने दार्शनिक संप्रदाय हैं सब अनुमान की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। बौद्ध यहाँ तक कहते हैं अगर व्यवहार में ये सफल हो रहा है तो हमें इसको प्रमाण के तौर पर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से यह अनुमान, ये दूसरा प्रमाण था जिसमें कि अनुमान को सिद्ध किया गया। और इसमें संक्षेप में कह दें तो अनुमान की परिभाषित करना है। परिभाषित करने के बाद उसके स्वरूप को बताते, उसके अवयव किए, उसका जो मॉडल है उसको बताना है, उसके पक्ष बताने हैं। इसके बाद क्योंकि अनुमान का प्राण व्याप्ति है तो व्याप्ति की चर्चा हुई, व्याप्ति की शर्तें, इसके बाद अनुमान के प्रमाण, और फिर उसके बाद 2 कमियां संक्षेप में बता के हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में आते हैं शब्द प्रमाण।